हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और आज जो फिजिक्स में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वह है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, या इसका और भी जो इससे संबंधित जो उदाहरण है उसको हम लोग देखेंगे। और आज की वीडियो बेहतरीन होगी, आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत चीज सीखने के लिए मिलेगी, इस बात का दावा हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। कि सबसे पहले कि विद्युत तो आप जानते ही हैं, करंट जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट जो है वह विद्युत है, और चुंबक भी आप जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। तो ये चुंबक, विद्युत और चुंबक मिलकर क्या हो गया, विद्युत चुंबक। एक बात आपको हमने पहले पढ़ाया था कि जब किसी भी चीज में, कोई इलेक्ट्रिक वायर में, कोई कंडक्टर में जब हम करंट डालते हैं तो करंट आने के साथ ही इसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबक उत्पन्न होती है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन या हमने पढ़ा था कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, या विद्युत, अगर किसी भी कंडक्टर में हम करंट दें तो उसके चारों ओर जो है एक क्षेत्र बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी से संबंधित है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहा, यदि बेलनाकार वस्तु के चारों ओर, अब मेन सिद्धांत यही है, एक से एक थ्योरी यही है कि अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर आप करंट देते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और एक चीज क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोई कंडक्टर है और इसमें हम कोई इंसुलेटेड वायर ऐसा हम डाल देते हैं जिसमें करंट डाला जा सकता है। तो यहां पर क्या होती है, ये जो करंट बार बार इसमें जो घूमती है, बार बार जो उसमें जैसे रोटेट करती है, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जैसे यह देखिए, एक जो है मार्कर है, यह एक समझिए एक कोर है जिसको कि जिस पर की वायर लपेटी होती है। हम परिनालिका के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो है इस तरह से ये इंसुलेटेड वायर जो है ऐसे लपेटी होती है। तो यह जो पूरी तरह से लपेटा होता है इस तरह से, तो इससे होता क्या है, जब हम इस वायर में, मान लीजिए एक वायर है, इसमें हम जब करंट देते हैं, यहां से अगर हम करंट देते हैं तो ये क्या होती है, पूरा यह जो कोर है इसमें चारों तरफ यह लपेटी होती है। इससे क्या होता है कि जब इसमें करंट आता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यह बात तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ वायर है, उसमें हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन जब इसको इस तरह की संरचना में डाल दी जाती है, एक लोहे की कोर होती है जिसको क्रोड बोलते हैं, हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर कहते हैं। तो इस कोर जो बीच में ये लोहे की है, यह जो नर्म लोहा है कोर के रूप में, इस कोर के ऊपर जब हम वायर लपेट देते हैं, इंसुलेटेड वायर को, उसमें करंट डालते हैं, तो क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। और यह जो संरचना इस तरह की बनती है, जो युक्ति ये बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग परिनालिका। और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बहुत ही जो है आसानी से, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही आसानी से अनुभव किया जा सकता है। तो क्या बोला, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के, है ना, बेलनाकार वस्तु के चारों ओर विद्युत रोधी तार अर्थात इंसुलेटेड वायर, इंसुलेशन का मतलब आप समझते हैं, इंसुलेटेड का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूखी लकड़ी है, वो क्या है, इंसुलेटेड। मतलब इंसुलेटेड का मतलब है कि एक ऐसा, उस वायर के ऊपर एक ऐसी परत जिसको अगर आप छुए भी तो करंट नहीं लगे, अर्थात एक प्लास्टिक की जो कवर छड़ी होती है, तो इंसुलेटेड वायर उसी को बोलते हैं जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो क्या हुआ, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर, है ना, विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाए, इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया जाए, तो इसे परिनालिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं या परिनालिका कहते हैं। सिर्फ एक जो है आप बेलनाकार, है ना, किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर, अब इसके चारों ओर जो है हम अगर वायर को लपेट देते हैं किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर, यहां पर जो है किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर आप सिर्फ जो है आप वायर को लपेटने की बात कहिएगा। अगर आप लपेटते हैं तो वह जो एक बनती है युक्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो यह भी पूछता है कि परिनालिका क्या है, तो किसी बेलनाकार वस्तु के चारों तरफ जो जब इंसुलेटेड वायर को लपेटी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। सीधा यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर विद्युत तार को लपेट दिया जाए तो इसे परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं। तो यहां से यह बात समझ में आ गई कि सोलेनॉइड क्या है या परिनालिका क्या है। बेलनाकार वस्तु को उसका क्रोड कहते हैं। यह जो बेलनाकार वस्तु है जिसके ऊपर की आपने इंसुलेटेड वायर को लपेटा है, वो क्या कहलाएगी, क्रोड कहलाएगी। हिंदी में बोलिए तो क्रोड, और इंग्लिश में कोर कहते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर। अब जो भी बेलनाकार है, जैसे मान लीजिए अब इस तरह का भी बेलनाकार है, इसके ऊपर आपने ऐसे 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 करके पूरा लपेट दिया, तो यह जो पूरी संरचना बनी है क्या हो गई, परिनालिका या सोलेनॉइड, है ना, ये क्या हो गई, सोलेनॉइड हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्म लोहे की कोर, है ना, नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका विद्युत चुंबक कहलाती है। अब जो नर्म लोहा वाला होगा वह क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबक कहलाएगा। और यही तो हमारा चैप्टर है, विद्युत चुंबक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्या बोला? नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका। अगर इसमें जो लोहा, जो इसमें जो मिडिल वाला यूज हुआ है कोर, वह अगर किसका हो? नर्म लोहे की बनी हो, है ना, यह किसकी हो? नर्म लोहे की हो, है ना, तब यह क्या बन जाती है? नर्म लोहे की बनी हो, है ना। नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका विद्युत चुंबक कहलाती है, तब यह क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबक कहलाएगी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। कब? जब इस परिनालिका में नर्म लोहे को यूज किया गया हो। यह हमारा मान लीजिए एक इंसुलेटेड वायर है और यह हमारा नर्म लोहा है और इसके ऊपर हम इसको लपेट देते हैं बेहतरीन ढंग से। यह जो इस तरह से करके हमने लपेट दिया, तो यह लपेटने के बाद जो है यह एक परिनालिका बन गई और इसी को क्या कहा? विद्युत चुंबक कहा। लेकिन कब विद्युत चुंबक कहा? जब जिस पर आपने जिस वायर को लपेटा है, जिसके ऊपर जिस बेलनाकार वस्तु के ऊपर, वह क्या होनी चाहिए? एक नर्म लोहा होनी चाहिए। अगर यह एक नर्म लोहा है और इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर को लपेटा है, तो यह एक परिनालिका बन गई, यह एक सोलेनॉइड बन गया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसको क्या बोला जाता है? इस परिनालिका विद्युत चुंबक कहलाती है। क्या बोला? नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका। नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका, एक ऐसी परिनालिका जो नर्म लोहे की बनी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबक कहेंगे। बात क्लियर है? नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका क्या कहेंगे? नर्म लोहे की कोर वाली परिनालिका विद्युत चुंबक कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इनका उपयोग डायनेमो में, आप डायनेमो को खोल के देखेंगे इसका इस्तेमाल, उसमें क्या होता है? जैसे ये बस वही बात है, ये देखिए दो तरफ मैग्नेट है और इसके बीच में एक कुंडली होती है और उसके ऊपर क्या होता है? वायर लपेटी होती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बता सकते हैं, यह मान लीजिए एक मैग्नेट, ये रेड वाली है, एक ब्लू वाली, ये दो मैग्नेट है ऐसे रखी हुई और इसके बीच में यह परिनालिका ऐसे रहती है ना, और ऐसे, और यह परिनालिका जो है यहाँ से इस दोनों के बीच में राउंड करती है। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट यहाँ, एक मैग्नेट यहाँ, और बीच में जो है एक यह जो है परिनालिका होती है, समझ लीजिए। इसके ऊपर जो है पूरा कॉइल लपेटा होता है नर्म लोहे की। अब यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और ये घूमता है, और इससे क्या होती है? यह जो घूमती है, इससे इस मैग्नेट, ये मैग्नेट भी इसको खींचता है, ये मैग्नेट भी इसको खींचता है, और दोनों के बीच में जब खींचती है तो इससे क्या होता है? करंट पैदा होता है। तो वही बात कहा कि इसका उपयोग डायनेमो में, किसका? यह जो परिनालिका हुई है ना, जो नर्म लोहे की परिनालिका हुई, इसका इस्तेमाल डायनेमो में, ट्रांसफार्मर में भी होता है, विद्युत घंटी में भी, इलेक्ट्रिक बेल जो बताते हैं, विद्युत घंटी में इसका इस्तेमाल होता है, तार संचार में भी उपयोग होता है, टेलीफोन में और अस्पताल आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? तो ये परिनालिका के संदर्भ में कह रहा है, यह जो नर्म लोहे की परिनालिका बनती है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो इनका उपयोग डायनेमो में होता है, डायनेमो में आपने देखा, और यही चीज डायनेमो में होता है, ट्रांसफार्मर में अलग होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में भी देखते होंगे आप, जब घर सब में खराब होता होगा, गाँव सब में आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर को जब ठीक करके लाया जाता है, तो उसको जहाँ पर ठीक की जाती है, आप अगर वहाँ पर जाएँ दुकान पर, तो आप देखते होंगे दिन भर उसमें कॉइल लपेटते रहता है। वो कॉइल लपेटना क्या होता है? तो वह भी एक तरह से वहाँ पर भी जो है नर्म लोहे की परिनालिका काम करती है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी। तो नर्म लोहे का उपयोग डायनेमो में तो हो ही गया, डायनेमो तो आप समझ ही गए, ट्रांसफार्मर में भी कर लिया। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका इस्तेमाल होता है, तार संचार में भी होता है। तार संचार मतलब समझते हैं ना, पहले तार आता था, तार आने का मतलब जो मैसेज आज फोन में करते हैं वो उस समय वैसा नहीं होता था, तो उसमें तार व्यवस्था थी, तो मतलब कि तार भेजा जाता था। तो ये तार संचार में, और टेलीफोन में भी इस्तेमाल होता है ये नर्म लोहे की परिनालिका, और हॉस्पिटल में भी, अस्पताल आदि में भी यह जो है इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनता है। अब ये देखिए बहुत अच्छी बात कही, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नर्म लोहे से क्या होता है? अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा चुंबक है ना जो अस्थायी नहीं है, या आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी धातु जिसमें चुंबक का गुण तो है लेकिन वो सब दिन के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए है, वो क्या होगा? अस्थायी चुंबक। मतलब अगर यह मान लीजिए एक नर्म लोहा है और इसको हम मैग्नेट के कांटेक्ट में रख दिया, संपर्क में रख दिया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेट का गुण आ गया। ये नर्म लोहा है, इसमें मैग्नेट का गुण आ गया, लेकिन सब दिन नहीं रहेगा, ये अस्थायी है। इसको जैसे दूर करेंगे, ज्यादा दिन होगा तो क्या हो जाएगा? यह जो है इससे चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, यह विचुंबकित हो जाएगा। तो यह जब विचुंबकित होगा तो यह पुनः अपने नर्म लोहा की जैसा है वैसा रह जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि यह इसमें जो चुंबकत्व गुण है वह अस्थायी नहीं है, अस्थायी है ना। तो क्या बोला? नर्म लोहा अस्थायी चुंबक बनता है, चुंबक नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर इसे ध्यान रखिएगा, नर्म लोहे से क्या बनता है? तो अस्थायी चुंबक बनता है। अगर अस्थायी का बात हुआ तो यह भी बात हो सकती है कि अस्थायी चुंबक किसका बनता है?
अस्थाई चुंबक देखिए इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, इन सब का जो मिश्रण होता है ना, इस्पात, कोबाल्ट, निकिल और इस सब की मिश्र धातु होती है जिसको बोलते हैं एल्निको। यह जो है एल्निको, यह जो एल्निको होती है मित्र, यह एल्निको एक अस्थाई चुंबक होता है। अस्थाई चुंबक, इसमें अस्थाई चुंबकत्व का गुण होता है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि नर्म लोहा अगर अस्थाई चुंबक है तो ऐसा कौन सा मेटल होगा जो कि अस्थाई होगा, तो हम एल्निको की बात करते हैं। और ये एल्निको में क्या है, तो इसमें तीनों चीज मिला हुआ है, निकिल, कोबाल्ट है ना और इस्पात। निकिल, कोबाल्ट और इस्पात तीनों मिलकर के क्या बन गया, एल्निको। और यह एक अस्थाई चुंबक होता है। साथ ही अस्थाई चुंबक का और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हम स्टील की ही बात करते हैं, तो स्टील भी जो है, स्टील को भी जब आप चुंबकित करते हैं तो उसमें चुंबकत्व तो बहुत दिन तक रहता है, उसको भी अस्थाई चुंबक कहते हैं। उससे भी चुंबकत्व ज्यादा जल्दी नहीं होता है, मतलब चुंबक का गुण जो है उसमें ज्यादा दिन तक वह जो है धारण किया रहता है। इसलिए स्टील की माना जाती है, इसमें एक बार चुंबकित होने पर जो है यह आसानी से विचुंबकित नहीं होता। अगर एक बार स्टील को कर दीजिएगा ना तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा, और नर्म लोहा से बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा, और इसलिए इसको जो है अस्थाई चुंबक में लिया गया है। किस में लिया गया है, तो अस्थाई चुंबक में लिया गया है। तो ये भी हो गया, और अस्थाई चुंबक हो गया नर्म लोहा का, और अस्थाई में कौन कौन हो गया, स्टील, एल्निको जो कि कोबाल्ट, निकेल और कॉपर सबका ये मिश्रण है। चलिए इस्पात का आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या बोला कि विद्युत चुंबक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की जाती है उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वह कुछ बात पर निर्भर करती है। उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्या बोला कि विद्युत चुंबक जो होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, विद्युत चुंबक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। अब विद्युत चुंबक किसको बोल रहे हैं, आप मान लीजिए एक परिनालिका है जिसको हम लोग विद्युत चुंबक बोल रहे हैं, एक नर्म लोहा है, इसके ऊपर हमने जो है पूरा ये विद्युत तार को जो है लपेट दिया है इसके ऊपर, है ना, तो इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया, यह एक परिनालिका बन गई। तो परिनालिका बनने के साथ जो है इसमें विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर बनेगा। जब हम करंट देंगे तो विद्युत क्षेत्र तो बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा। तो विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, वह किन किन बातों पर निर्भर करेगी, मतलब कौन कौन सा ऐसा कारक है जिससे कि इस परिनालिका का जो है मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह डिपेंड करेगी। तो देखिए सबसे पहला है परिनालिका की फेरों पर। अब परिनालिका के फेरों की संख्या पर, इसका मतलब है देखिए क्या कहा, परिनालिकाओं की फेरों की संख्या पर। अगर यह एक परिनालिका है और इसके ऊपर हमने जो है बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रिक ये जो है विद्युत रोधी तार इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया, तो ये नर्म लोहे की है, और इसके तब तो यह जो है इसके चारों तरफ जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो वह मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वह कितना पावरफुल होगा या इसकी तीव्रता कितनी होगी, तो यह इस बात से तय होगा कि इसमें यह जो इलेक्ट्रोलाइट यह जो आपने विद्युत रोधी तार को लपेटा है, ये इसकी फेरा कितना है। जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगी, इस नर्म लोहे की परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। फेरों की संख्या ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा, फेरों की संख्या कम। किस फेरों की बात करते हैं, यह जो नर्म लोहे के ऊपर है ना, नर्म लोहे के ऊपर जो विद्युत रोधी तार का फेरा आपने डाला है, वह अगर कम संख्या में फेरा है तो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। मतलब कहने का यह है, तीव्रता छोड़ दीजिए, इसका कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह वीक होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लपेटा आप इसमें मारते हैं, बहुत ज्यादा फेरा मार देते हैं, तो उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वह क्या होगी, काफी स्ट्रांग होगी, है ना। तो यह बात है कि नर्म लोहे के ऊपर जितना ही ज्यादा आप फेरा मारेंगे, है ना, विद्युत रोधी तारों का, उससे जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा, और जितना कम फेरा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। हो गया। परिनालिका की फेरों की संख्या पर डिपेंड करती है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक नंबर क्या है, यदि फेरों की संख्या अधिक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक, यदि फेरों की संख्या कम तो चुंबकीय क्षेत्र कम, है ना। यदि फेरों की संख्या अधिक तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होगा, अधिक होगा, और उसमें लपेटे गए फेरों की संख्या अगर कम होगी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। ये सब समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में एकदम सीधा रहेगा। इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं है, और अगर इसमें दिक्कत होगा तो वहां पर आप ऑब्जेक्टिव मारने में दिक्कत होगा। दूसरा है कोर की प्रकृति पर। दूसरा क्या बोला, कोर की प्रकृति पर भी जो है विद्युत चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करती है। वह विद्युत क्षेत्र कैसे करती है, कोर की प्रकृति पर। यदि कोर नर्म लोहे का है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है,
कोर अगर मान लीजिए नर्म लोहा का बनाइएगा तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। कोर और भी अलग अलग पदार्थों का बन सकता है, लेकिन नर्म लोहा का अगर कोर बनाया जाए, है ना, नर्म लोहे की अगर कोर बनाई जाए तो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। एक बात जान लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो, इसलिए तो हम परिनालिका को बनाते हैं, इसलिए हम सोलेनॉइड को बनाते हैं, है ना। अब सोलेनॉइड को अच्छा सोलेनॉइड किसका बनेगा, तो नर्म लोहे का, है ना। तो अब ये मत समझिएगा कि नर्म लोहे में सर जब नर्म लोहे में अस्थायी चुंबकत्व है तो नर्म लोहा के कोर का कैसे आप कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होगा, वो अलग चीज है। वहां पर आप अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक अलग चीज है, लेकिन यहां पर जो हम परिनालिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कोर की प्रकृति पर, है ना, नर्म लोहे को की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है। अब अगर आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि हम नर्म लोहे की जगह इस्पात का कोर लेंगे तो क्या होगा, हो सकता है वह और भी बेटर हो, लेकिन बाकी चीजों की तुलना में जो है कोर की प्रकृति पर यह बात कही गई है कि यदि कोर नर्म लोहे का हो तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है। इसका मतलब है अगर मान लीजिए नर्म लोहे का हो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है, इसका मतलब यह इस्पात तो नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है यह जो है लोहे में यह गुण ज्यादा है, नर्म लोहे में यह गुण ज्यादा है कि उसके ऊपर जब ज्यादा से ज्यादा विद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उसकी अधिक होती है। तो आपको सीधा याद रख लेना है, क्या कुछ कंफ्यूजन नहीं, कि कोर की प्रकृति ध्यान रखना है कि कोर अगर नर्म लोहे का हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। कोर परिनालिका की कोर अगर नर्म लोहे की हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यह बात आपको ध्यान में, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, ठीक है ना। तो कोर की प्रकृति पर सीधा नर्म लोहा को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, धारा का परिमाण या मात्रा, धारा जितना अधिक होगा क्षेत्र उतना तीव्र होगा। देखिए धारा जितना अधिक होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र उतना तीव्र होगा, यह बात भी जो है अच्छी है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही तीव्र होगा। ये कैसे, सॉरी हम कहीं कहीं चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। धारा का परिमाण या मात्रा, अब उसमें धारा की मात्रा या परिमाण जो है उसका किस तरह असर होगा, तो धारा जितना अधिक होगा, जितना अधिक करंट दीजिएगा क्षेत्र उतना तीव्र होगा। कौन सा क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। अब सोलेनॉइड में जितना हायर करंट यहां से दीजिएगा, है ना, ये नर्म लोहे की कोर वाली जो परिनालिका, इसमें जितना हाई करंट दीजिएगा उतना ही हाई क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और जितना करंट कम दीजिएगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। हाई करंट तो ये परिनालिका क्या करेगी, हाई मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी। तो वही बात है कि धारा का परिमाण में कहा गया कि धारा जितना अधिक होगा विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही तीव्र होगा, धारा जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही तीव्र होगा। बी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, इसको समझिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड समान है। जैसे मान लीजिए यहां पर यह एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, यह एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इसको हम बी लिख देते हैं। बी लिखने का मतलब है आप समझ गए कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, या फिर ये वाला सिंबल भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो क्या कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल यदि लंबाई L के चालक में I धारा प्रवाहित हो, लंबाई L वाला चालक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो तथा वह B चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो, B चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया हो, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर BIL साइन थीटा। फोर्स क्या होता है, F बराबर BIL साइन थीटा। B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I हो गया करंट, L हो गया लेंथ, और साइन थीटा फॉर्मूला से आया, तो B बराबर क्या हो गया, F बराबर क्या हो गया, BIL साइन थीटा, है ना। यदि लंबाई L चालक के I धारा प्रवाहित हो तथा वह B चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, BIL साइन थीटा। अब देखिए यह जो BIL साइन थीटा है, इससे जो है आप कितना आप यह निकाल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना लग रहा है, धारावाही चालक पर कितना बल लग रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए बात समझिए, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक धारावाही चालक को ले जाएंगे तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा, है ना, यह इस फॉर्मूला से तय होगा, F बराबर BIL साइन थीटा, यह फोर्स का फॉर्मूला है। फिर समझिए, एक विद्युत क्षेत्र में जब एक धारावाही चालक को ले जाएंगे तो उस चालक के ऊपर कितना बल लगेगा, यह इस फॉर्मूला से तय होगा, F बराबर BIL साइन थीटा से। देखिए कैसे, अब देखिए जहां थीटा धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है, यह जो साइन थीटा में थीटा है, यह थीटा क्या है, यह धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जो डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड और
करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। कौन? थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और है ना, मैग्नेटिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच लगने वाला एंगल का मान क्या है? थीटा है। तो यह नहीं भूलना है, जहां थीटा जो है धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच लगने वाले कौन है। अब देखिए केस फर्स्ट बनता है, यदि थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 बराबर 0, अतः एफ बराबर 0, अर्थात यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, मान लीजिए अब इसमें हम जो धारा की दिशा, देखिए यह एक मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, और इसमें हम कोई जो है धारावाही चालक को, यह जो है इसमें हम प्रवेश कराते हैं, धारावाही चालक ये इसमें हो गया। अगर धारावाही चालक की दिशा है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी यही है और धारावाही चालक की दिशा भी यही है, दोनों पे ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है और ये धारावाही चालक की दिशा है, दोनों की दिशा अगर सेम हो गई तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू, दोनों के बीच का एंगल जैसे ही 0 होगा तो इस जो धारावाही चालक है इस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय बल का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। यही बात कहा, यदि थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 बराबर 0 होता है, अतः एफ बराबर 0 हो जाएगा, फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अर्थात यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, धारावाही चालक तार जो ये है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मान लीजिए ये चुंबकीय दिशा, हम इसको बीच डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारावाही चालक की दिशा भी इधर है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया? थीटा बराबर 0। तो जैसे ही थीटा 0 होगा है ना, वहां पर क्या हो गया? फोर्स 0 हो गया। अतः धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब इस पर जो है कोई बल काम नहीं करेगा। ये केस फर्स्ट हो गया। जिस तरह से भी दोनों का एंगल 0 आएगा उसमें कोई काम नहीं करेगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अब है केस 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान 1 होता है, अर्थात यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, है ना, धारावाही चालक तार, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, अब यह जो है मान लीजिए इसको हम थोड़ा बदलते हैं, यह एक चुंबकीय क्षेत्र में जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और धारावाही तार की दिशा ये है, इस पर परपेंडिकुलर है। अगर यह मान लीजिए बी है और यह धारावाही चालक आई है तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या हो गया? लंबवत हो गया, तो यहाँ का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया और इस पे जो मान होगा वह अधिकतम होगा। वही बोला केस 2 में, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान 1 होता है, अर्थात यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? महत्तम होता है। लंबवत दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल महत्तम होता है। क्या बोला? यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत दिशा में हो, परपेंडिकुलर में हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर जो है उसका बल, तो वहां पर जो है उस बल का मान क्या होगा? महत्तम होगा, है ना। यदि थीटा का मान 90 हो, साइन 90 का मान 1 होता है, अर्थात यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल